वाइल्ड्स जितना भव्य न हो, लेकिन शायद यह उसके लिए अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने के लिए काफी होगा। यह कहना असंभव था कि आखिर में उसके लिए अर्ध अमर स्तर तक पहुंचना कितना कठिन होगा। हालांकि एक बात तो तय थी, उसे 8वीं सीढ़ी के कई महान ड्रैगन को हराना होगा और उनके ड्रैगन कणों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना होगा। एक बार जब वह अर्ध अमर हो गया तो उसके पास स्वर्ग को हिला देने वाली, पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति होगी, इतनी कि वह स्वर्ग को चीर सकता था, अमर दुनिया में प्रवेश कर सकता था और उसकी शक्ति एक विध्वंसक के बराबर हो सकती थी। अमर बालक 1 लाख शैतानी महापुरुषों और अनगिनत महापुरुषों को अपने में समाहित करने के बाद ड्रैगन सम्राट महाद्वीप का विस्तार रुक गया। वह शून्य में लटका हुआ था। उसके ऊपर ऊंचे पहाड़ थे जो इतनी प्रबल आत्मिक ऊर्जा से स्पंदित थे कि वह लगभग तरल अवस्था में थी। इस बिंदु तक यह कहना असंभव था कि पूरे देश में कितने आम लोगों ने साधना में सफलताएं पाई थीं, और अब से महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचना ज्यादातर लोगों के लिए असंभव स्वप्न नहीं रह जाएगा। महान ड्रैगन स्तर को भूलकर यह स्पष्ट था कि महापुरुष वसंत की बारिश के बाद बांस की तरह उछल रहे होंगे। ध्रुव ने कितने महान राक्षस शैतानों को बुलाया था? 10 लाख? 10 लाख? भूत सम्राट यम भी हिसाब नहीं रख पाए थे। ध्रुव को बस इतना पता था कि हर महान ड्रैगन राक्षस शैतान के लिए उसने सैकड़ों या शायद हजारों कमजोर राक्षस शैतानों को बुलाया था। जहां तक अमर बालक का प्रश्न है, वह महाद्वीप के सार से दृढ़ता से जुड़ा हुआ था और काफी बड़ा हो गया था। अब वह भूमि के साथ एकाकार हो गया था और उसने ध्रुव द्वारा दी गई अमर चीजों का उपयोग करके महाद्वीप के ग्रे स्पेस का परम संरक्षक बन गया था। महाद्वीप की मिट्टी क्रिस्टल के अनंत छोटे कणों के समान थी, जिसमें से एक आत्मिक ऊर्जा निकलती थी जो रक्त की सुनहरी धाराओं के समान थी। ड्रैगन मोनार्क महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल अब क्वेकडॉन महाद्वीप के क्षेत्रफल के करीब था और इसकी आधारभूत संरचना की दृष्टि से यह और भी घना था। हालांकि क्वेकडॉन महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर मिट्टी बहुत थी, फिर भी इसमें साधारण मिट्टी वाले क्षेत्र भी थे। लेकिन ड्रैगन मोनार्क महाद्वीप में सब कुछ आध्यात्मिक मिट्टी ही थी। यह निश्चित रूप से हर दृष्टि से खेती की पवित्र भूमि थी। जबकि ध्रुव ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलने के बीच में था, कई संगठन और शक्तियां स्थिति पर कड़ी नजर रख रही थीं। ज्यादा दूर नहीं था क्वेकडॉन महाद्वीप और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले कई उपग्रह ग्रह। ऐसा ही एक उपग्रह एक प्राचीन मंदिर था जो एक गुप्त स्थान पर स्थित था। मंदिर का क्षेत्रफल हजारों किलोमीटर था। उस मंदिर के भीतर एक जोड़ी आंखें आत्मिक ऊर्जा से भरपूर ड्रैगन सम्राट महाद्वीप की ओर देख रही थीं। पवित्र पुत्री, ड्रैगन सम्राट महाद्वीप अचानक आकार में बड़ा हो गया है। पहले यह हमारे क्वेकडॉन महाद्वीप के आकार का 10,000वां हिस्सा भी नहीं था। लेकिन अब इसे देखो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ध्रुव इतना शक्तिशाली है। इस आदमी ने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे, जिससे उसकी आंखों के अलावा सब कुछ छिपा हुआ था। वह निंजा देवता था, महाकाव्य गाथाओं का 9वें चरण का ड्रैगन। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह एक सिंहासन के पास खड़ा था जिस पर क्वेकडॉन कैथेड्रल की पवित्र पुत्री बैठी थी। उसके एक हाथ में चांदनी का राजदंड था और उसने अपना चेहरा एक घूंघट से ढंका हुआ था, जिससे उसके भावों को पढ़ना असंभव था। मेरा पुत्र स्वर्ग से उतरा हुआ एक देवता था जो नश्वर संसार में आया था और उसने अमर संहार राजा का विरासत पदक भी प्राप्त किया था। फिर भी वह ध्रुव के हाथों मारा गया। ध्रुव का दुखद अंत होगा। मैं तुमसे कहती हूँ पवित्र पुत्री, क्या क्वेकडॉन कैथेड्रल खुले तौर पर उस पर हमला करने वाला है? उसका साधना आधार इतना ऊंचा है कि वह 9वें चरण के महान ड्रैगन को भी रौंद सकता है। एक अर्धहमर के बिना मुझे नहीं लगता कि हम उसे मार पाएंगे। और ये मत भूलिए कि उसकी माँ एक अर्धहमर है या वह टाइटन सम्राट एकेडमी का एक योद्धा है। एकेडमी की तुलना में हमारा क्वेकडॉन कैथेड्रल एक धूल के कण जैसा है। साफ तौर पर निंजा गॉड ध्रुव के खिलाफ कोई कदम उठाने में सतर्क हो गया था। मैं यह सब जानती हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं गंदा काम करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसने मेरे बेटे राजकुमार को मार डाला और उसका बदला जरूर लिया जाएगा। क्या तुम भूल गए हो कि 4 वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली के किनारे से परे मेगाप्लेक्सस ग्रह प्रणाली है, जिसे मेगाप्लेक्सस हेवन द्वारा संभाला जाता है? क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि वे टाइटन सम्राट एकेडमी से डरते हैं? ध्रुव ने लगातार शैतानों की लाशों को ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में फेंका और उनका उपयोग उसे मजबूत करने और ग्रह
या शायद एक ग्रह प्रणाली बनने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए किया। अभी उसकी सबसे ऊंची प्राथमिकतापूर्ण सार और ग्रहीय केंद्र बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन इकट्ठा करना था। उसे योर वाइल्ड्स के हृदय के और टुकड़े भी इकट्ठा करने थे। वह चाहता था कि यह महाद्वीप क्वेकडॉन महाद्वीप जैसा एक ग्रह बने और आखिर में पुराने योर वाइल्ड्स महाद्वीप की बराबरी करने वाला एक ग्रह मंडल बने। इस तरह वह यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसका अमर बच्चा एक अर्ध अमर बन जाए और महाद्वीप एक छोटा सा ग्रह बन जाए जो अपने आप घूम सके। अगर 4 वाइल्ड्स ग्रह मंडलों पर युद्ध छिड़ गया और अन्य ग्रह मंडलों ने हमला किया तो ध्रुव चाहता था कि वह ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। फिलहाल वह शून्य में गहराई तक धंस चुका था और उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता था। अगर वह किसी तरह उसे अपनी जगह से उखाड़ भी लेता तो भी वह उसे ज्यादा दूर नहीं ले जा पाता। उनका गॉड लीजन पैराडाइज शक्तिशाली तो था, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं कि एक पूरे महाद्वीप को अपने में समा सके। अभी वे केवल दूसरे चरण में थे और दुर्भाग्य से निर्वाणिक पुनरुत्थान ड्रैगन होना ही काफी नहीं था। उनके मूल साधना स्तर की सीमाएं उन्हें कुछ ऐसे काम करने से रोक रही थीं जो बिना सीमा वाले या महाकाव्य गाथा ड्रैगन कर सकते थे। अपने अमर पुत्र को ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में स्थापित करने के बाद उन्होंने महाद्वीप के बीच में एक विशाल मूर्ति स्थापित की जो खुद के समान थी और जो दुष्ट शैतानों की हड्डियों से बनी थी। इससे यह सिद्ध हो गया कि वे ही इस नए महाद्वीप के निर्माता और इसके सार और विरासत के वाहक थे। महाद्वीप के नीचे गहराई में अमर संरचनाएं और आदिम अराजकता पूरा ऊर्जा थीं जिन्हें उन्होंने एक शक्ति में एकीकृत कर दिया था। महाद्वीप खुद सूर्य की तरह चमक रहा था तथा अंधकार और उदासी को दूर तक फैलाकर प्रकाश फैला रहा था। उस समय ध्रुव अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका था। आखिर में उसका गृहनगर, पुराना समृद्ध हरा महाद्वीप कई रहस्यों से भरा था। कई शक्तिशाली संगठन इसे एक स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि इसमें मौजूद प्राचीन अमर संरचनाओं और टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के जरिए दूसरे स्थानों तक पहुंचा जा सके। ध्रुव अपने काम में लगा हुआ था, उसे समय का पता ही नहीं चला। कई महीने बीत गए। आखिर में उसने अपनी आंखें खोलीं और एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु की दृष्टि से वह महाद्वीप के सभी अलग अलग पहलुओं को देख सकता था। जैसे जैसे वह वहां चमकता हुआ लटक रहा था, वह अपने वातावरण से शक्ति ग्रहण कर रहा था और आत्मिक ऊर्जा को जन्म दे रहा था। क्वेकडॉन महाद्वीप की तुलना में वह योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली के खंडहरों में रखे मोती जैसा था, लेकिन इस समय ध्रुव अपने काम से खुश था। अब समय आ गया था कि वह असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की खोज करे, उसमें मौजूद खजाना हासिल करे और फिर अपनी साधना का आधार बेहतर बनाने पर काम करे। ऐसा करते ही वह शून्य में उड़ गया और अपने देवदूत पंख फड़फड़ाए, जिससे वह इतनी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा कि वह गायब हो गया। उसका वर्तमान गंतव्य कोइलिंग आर्क ग्रह प्रणाली था। अजेय समाज के उसके बड़े भाई बहन शायद पहले से ही वहां मौजूद थे और ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में किए गए अपने काम की वजह से वह कुछ महीने पीछे रह गया था। बड़े दूसरे भाई द्वारा की गई गणनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि असंख्य विश्व सम्राट चार्ट जल्द ही प्रकट हो जाएगा। प्राचीन तारा एटलस में उन्होंने जो पद सीखे थे उनके आधार पर उन्हें विश्वास था कि वे समय रहते कोइलिंग आर्क ग्रह प्रणाली तक पहुंच सकते हैं। फोरवाइल्ड्स ग्रह मंडल विशाल था और अनगिनत ग्रहों और तारों से भरा हुआ था। योर वाइल्ड्स उत्तर में था, लेकिन हाल ही में आई आपदा के कारण काफी अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त था। ग्रहमंडल की सीमा के पार अंतरिक्ष का अंधकार और उदासी थी, जो न जाने कितने करोड़ों किलोमीटर, शायद अरबों किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसे डार्क ट्रू वॉयड के नाम से जाना जाता था और इससे गुजरना बहुत खतरनाक काम था। जहां तक ड्रैगन मोनार्क कॉन्टिनेंट की बात है तो वह डार्क ट्रू वॉयड के बिल्कुल किनारे पर मौजूद था। टाइटन सम्राट एकेडमी में ध्रुव ने जो सीखा था उसकी बदौलत वह जानता था कि यह सच में टाइटन सम्राट स्वर्ग और मेगाप्लेक्सस स्वर्ग द्वारा शासित क्षेत्रों के बीच का सीमांकन था। उस समय उन दो स्वर्गीय दुनियाओं के बीच एक अनाक्रमण समझौता था। हालांकि डार्क ट्रू वॉयड आमतौर पर किसी भी तरह की बातचीत को रोकता था। सच कहूं तो ध्रुव 4 जंगली ग्रहों की प्रणाली के उन सभी हिस्सों से ज्यादा परिचित नहीं था जिन पर टाइटन सम्राट स्वर्ग का शासन था, और मेगाप्लेक्सस स्वर्ग के बारे में तो और भी कम। उसे बस इतना पता था कि स्प्राइट फोक वहीं से आते हैं और उसकी चाची सुसु को वहां किसी दूर स्थान पर ले जाया गया है। ध्रुव के गायब हो जाने के बाद डार्क ट्रू वॉयड कांप उठा, क्योंकि जहाजों का एक विशाल बेड़ा अचानक प्रकट हुआ
जो योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली के खंडहरों की ओर बढ़ रहा था। यह बेड़ा सैकड़ों युद्धपोतों से बना था, जिन्हें अंतरिक्ष की गहराई में जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इनका डिजाइन प्राचीन था। इनके पतवार ड्रैगन की हड्डी से बने थे और जटिल पैटर्न से ढंके कांस्य जैसी धातु से मढ़े हुए थे। हर जहाज दसियों हजार मीटर लंबा था, जिससे वे शहर जितने बड़े लग रहे थे, और वे अंधेरे को चीरती हुई चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रहे थे। कुल मिलाकर वे बाहरी अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरती हुई विशालकाय खतरनाक भूत मछलियों जैसे लग रहे थे। वूश! जैसे ही बेड़ा डार्क ट्रू वॉइड के किनारे पर कुछ पल के लिए रुका, उसमें से गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। सबसे बड़ा जहाज सबसे बड़ा था, बाकी सभी जहाजों से लगभग 2 गुना। वह जंजीर जैसे स्वर्गीय कणों से ढंका हुआ था, जिन्हें एक अर्ध अमर ने वहां रखा था। जहाज के अगले भाग पर एक चिन्ह अंकित था, जो प्राचीन लिपि का एक अक्षर था। उत्तरी तारा। यह मेगाप्लेक्सस हेवन के एक शक्तिशाली कबीले का नाम था। जहाज के पुल पर कुलीन दिखने वाले युवक युवतियों का एक समूह था। उनमें से एक लंबे काले बालों वाला एक हट्टा कट्टा युवक था, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था और अंधेरे सच्चे शून्य के पार के क्षेत्र को देख रहा था। उन्होंने कहा, हम आखिर में योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली में पहुंच गए हैं। उसके सामने फैला दृश्य मंद मंद टिमटिमाते आकाशीय पिंडों का एक समुद्र था, जो बहुत कमजोर और क्षीण, लगभग मृत्यु तुल्य थे। युवक के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान तैर रही थी। सुदूर अतीत में योर वाइल्ड से कई प्रतिभाएं उभरी। यह विश्वास करना कठिन है कि यह जगह इतनी नीचे गिर गई है। अतीत के 4 वाइल्ड्स, योर वाइल्ड्स, वेस्ट वाइल्ड्स की यह जगह इतनी नीचे गिर गई है। अतीत के 4 वाइल्ड्स, योर वाइल्ड्स, वेस्ट वाइल्ड्स, ब्रूट वाइल्ड्स और प्रोटो वाइल्ड्स थे, लेकिन उस समय उनमें से सर्वश्रेष्ठ योर वाइल्ड्स थे। टाइटन सम्राट एकेडमी के सभी शीर्ष विशेषज्ञ वहीं से आए थे और उन्हें मेगाप्लेक्सस ग्रह प्रणाली का परम दुश्मन माना जाता था। यह देखना कि वे इस स्तर के क्षय में नष्ट हो गए हैं, सच में काफी सुखद है। युवक के बगल में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, अच्छा, क्या यह सब मेगाप्लेक्सस एकेडमी की सोची समझी योजनाओं का नतीजा नहीं है? यूफोरिया के नर्क का रास्ता खोलने में 30,000 साल लग गए। जब उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, तो योर वाइल्ड्स का नाश हो गया। बस एक ही अड़चन थी कि योर वाइल्ड्स के विशेषज्ञ किसी तरह उस दरार को बंद करने में कामयाब हो गए। वहां मौजूद एक और युवक उत्साह से मुस्कुराया। प्राचीन योर वाइल्ड्स को तुच्छ नहीं समझा जा सकता था। वे देवताओं द्वारा सुरक्षित थे और अफवाहों के अनुसार उन्होंने अतीत के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों, प्रसिद्ध लोगों को जन्म दिया, जो आखिर में अमरलोक में पहुंचे और 3000 चिलियोकॉसम लोकों पर प्रभुत्व स्थापित किया। अद्वितीय और अपराजेय राजा अमर वधकर्ता भी वहीं से आए थे। अब ब्रह्मांडीय ज्वार के प्रवाह के जरिए हम अंधकारमय सत्य शून्य को पार करने और योर वाइल्ड्स तक पहुंचने में सफल रहे हैं। अब हमारे मिशन को पूरा करने का समय आ गया है। यह सही है, पुल पर एक और युवक ने कहा। हमारा नॉर्थ स्टार कबीला मेगाप्लेक्सस स्वर्ग के शीर्ष कबीलों में से एक है, जिसके कई पूर्वज अमरलोकों में पहुंचे थे। अब हमारी पीढ़ी की बारी है कि वह गौरव की नई ऊंचाइयों को छुए। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार कोइलिंग आर्क तारामंडल में असंख्य विश्व सम्राट चार्ट प्रकट हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि टाइटन सम्राट एकेडमी का सार तत्व अब नहीं रहा। हम 4 वन्य ग्रह मंडल खाली हो चुका है और उसे तोड़ा जा सकता है। अमर संहार, राजा के विरासत पदकों को खोजने का समय आ गया है। ये सभी युवा 9वें चरण के महाकाव्य गाथा ड्रैगन थे, शक्तिशाली विशेषज्ञ जो अमर ऊर्जा के अंश बिखेरते थे। साफ तौर पर पूरा समूह अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने के कगार पर था। जब वे अपनी चर्चा जारी रख रहे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी पुल पर आया, जिसके चेहरे से किसी अमर व्यक्ति जैसी हलचल निकल रही थी। उन्होंने कहा, नॉर्थ स्टार कबीले के इतने सारे कुलीन लोगों का एक ही स्थान पर इकट्ठा होना अच्छी बात है। सभी बच्चों ने औपचारिक अभिवादन में हाथ मिलाए। नमस्कार चाचा। मेगाप्लेक्सस स्वर्ग 4 प्रमुख महाद्वीपों में बटा हुआ था। नॉर्थ स्टार ग्रह प्रणाली, साउथ पैलेस ग्रह प्रणाली, वेस्टगेट ग्रह प्रणाली और ईस्ट वॉल ग्रह प्रणाली, जिनमें से हर एक पर एक शक्तिशाली कुलीन कबीले का नियंत्रण था। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, अर्धअमर ने आगे कहा। हमारे नॉर्थ स्टार कबीले ने युद्धपोतों के इस छोटे से बेड़े को डार्क ट्रू वॉइड से होते हुए योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल में राजा अमर कातिल की विरासत की खोज के लिए भेजा है। हमें उन सभी पदक के टुकड़ों को हासिल करना होगा।
राजा अमर वधकर्ता ने 3000 लोगों पर जीत हासिल की और अमर प्राणियों का कुत्तों की तरह वध किया। माना जाता है कि वह देवताओं की सेना के सामने भी खड़ा हुआ था। हालांकि आखिर में उसकी मौत हो गई, इसमें कोई शक नहीं कि वह अद्वितीय और बेजोड़ था। उसके विरासत पदकों में बहुत ऊर्जा प्रवाह और खजाने का भंडार है। इनके साथ हमारा नॉर्थ स्टार कबीला नई ऊंचाइयों को छू सकता है और नश्वर संसार पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। बिल्कुल सही कहा चाचा, एक युवा कुलीन ने कहा। आपकी बुजुर्गों से मुलाकात कैसी रही सर? क्या आपको हमारे पहले निशाने का पता चल गया? पदक के टुकड़े आखिर कहाँ हैं? हमारे पास कुछ सुराग जरूर हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ वहां से संसाधनों को लूटेंगे। हालांकि योरवाइल्ड्स महाद्वीप टुकड़ों में बंटा हुआ है, फिर भी कुछ जगहें हैं जहां खजानों का भंडार है। अपनी खोज और स्थानीय लोगों को लूटते हुए हम जिन भी महान ड्रैगन और अर्धहमर प्राणियों को बंदी पाएंगे, उन्हें मेगाप्लेक्सस ग्रहमंडल में वापस पहुंचने पर इनाम के तौर पर सौंप देंगे। योरवाइल्ड्स के लोगों के जंगली खून की यहाँ बहुत मांग है। योरवाइल्ड्स की ओर तेजी से आगे बढ़ो। बेड़ा तेजी से डार्क ट्रू वॉइड से बाहर निकलकर योरवाइल्ड्स ग्रह प्रणाली में पहुंच गया। धमाका! अचानक एक युद्धपोत एक मृत ग्रह से टकराया, जो टूट गया और ऊर्जा की एक प्रघाती तरंग निकली, जिसे युद्धपोत ने सोख लिया। पहले उस छोटे से ग्रह में कभी महंगे अयस्कों का भंडार हुआ करता था, लेकिन अब वह मलबे के अलावा कुछ नहीं था। अचानक एक युवा महान ड्रैगन ने ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को देखा, जो योरवाइल्ड्स ग्रह प्रणाली के किनारे पर एक रत्न की तरह चमक रहा था। चाचा देखो, देख रहे हो आगे? ये एक महाद्वीप है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर लग रहा है, मानो कोई पवित्र साधना भूमि हो। बाकी ढाते और अव्यवस्थित योरवाइल्ड्स ग्रहमंडल की तुलना में ड्रैगन सम्राट महाद्वीप सच में काफी आकर्षक था। यह औसत स्थान से कहीं ज्यादा बड़ा था, लगभग एक ग्रह जैसा। और हालांकि यह अभी तक एक पूर्ण ग्रह नहीं था, फिर भी कई मायनों में यह सच में ज्यादातर अन्य ग्रहों से आगे निकल गया। क्वेकडॉन महाद्वीप ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तुलना में थोड़ा फीका लग रहा था। प्रोटोवाइल्ड्स, वेस्टवाइल्ड्स और ब्रूटवाइल्ड्स में ऐसा स्थान खास तौर पर ध्यान देने योग्य नहीं होता, लेकिन तबाह योरवाइल्ड्स ग्रहमंडल में यह धूल में छिपे मोती जैसा था। नॉर्थ स्टार फ्लीट फ्लैगशिप के पुल पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान थे। बुरा ग्रह नहीं है, भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा है, साथ ही जीवन शक्ति भी। वहां सच में स्वर्गीय कण हैं। और ड्रैगन कण तो देखो, वहां की भूमि में महान ड्रैगन के अवशेष बहुत हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि योरवाइल्ड्स के मलबे में सच में ऐसी जगह मौजूद है। अविश्वसनीय, सच में अविश्वसनीय। खैर, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। वहां निश्चित रूप से बहुत सारे साधना संसाधन उपलब्ध हैं और वहां के लोगों को घर वापस आकर अच्छी कीमत मिलेगी। योरवाइल्ड्स के खून वाले बंदी मृत्यु शूरवीरों में बदलने के लिए एकदम सही विषय है। रुको, एक युवक ने आश्चर्य से कांपती आवाज में कहा। यह असल में कोई ग्रह नहीं है, यह तो बस एक महाद्वीप है। असंभव! इतनी ऊर्जा होने के बावजूद यह ग्रह कैसे नहीं हो सकता? ऐसी स्थिति तो शायद ही कभी देखने को मिले। नहीं, वह सही कह रहा है। यह अभी ग्रह नहीं है, यह स्वर्ग पूर्व आदिम अराजकता की स्थिति में है, जिसमें विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। यार, हम सच में भाग्यशाली हैं, है ना? अगर हम में से कोई 9वें चरण का महान ड्रैगन उस स्थान के सार के साथ मिलकर उसे ग्रह में बदल दे, तो हम अर्ध अमर स्तर तक पहुंच सकते हैं। हमें उस महाद्वीप पर जीत हासिल करनी है। पलक झपकते ही बेड़े के सैकड़ों विशेषज्ञ गहरी उत्तेजना में डूब गए। उन्होंने अभी अभी योरवाइल्ड्स ग्रह प्रणाली में प्रवेश किया था और एक अविश्वसनीय खजाना पा लिया था। उस महाद्वीप में आंखों से ज्यादा कुछ है, अर्ध अमर ने कहा। वहां आप कई शहीद महान ड्रैगन की आभा महसूस कर सकते हैं, मानो यह जगह उनकी लाशों पर बनी हो। कोई इस तरह से महाद्वीप कैसे बना सकता है? यहाँ क्या हुआ? खैर, हम यहाँ जीत और लूटपाट करने आए हैं, इसलिए वहां के लोगों का हमारा गुलाम बनना तय है। आक्रमण शुरू करने का आदेश भेजो। जी श्रीमान। जब महान ड्रैगन युद्ध के लिए तैयार हुए तो अनगिनत शक्तिशाली आभाएं उभर आईं। इस बीच क्वेकडॉन महाद्वीप मेन ड्रैगन सम्राट महाद्वीप से ज्यादा दूर नहीं। कई जोड़ी आंखें नॉर्थ स्टार कबीले के बेड़े पर टिकी हुई थीं। समूह में प्रमुख व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्वेकडॉन कैथेड्रल की पवित्र पुत्री थीं। उनके साथ निंजा देवता, शीत ऋतु के देवता, दैवज्ञ देवता और युद्ध देवता भी थे। क्वेकडॉन कैथेड्रल के संस्थापक और नेता
रहस्यमयी भगवान क्वेगडॉन भी मौजूद थे, हालांकि वे लॉकी जैसी किसी चीज में छिपे हुए थे। आश्चर्य की बात यह थी कि क्वेगडॉन कैथेड्रल का मुख्य प्रतिद्वंद्वी ग्रैंड वाइल्ड्स मैंशन से वाइल्ड्स गॉड वहां मौजूद था। नॉर्थ स्टार फ्लीट को खुले में उड़ते देख वाइल्ड्स गॉड ने ठंडी सांस ली। तो वे डार्क ट्रू वॉइड को पार करके हमारे बर्बाद योर वाइल्ड्स ग्रह मंडल में आ गए और अब वे ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को नष्ट कर देंगे। खैर, ध्रुव केवल अपनी ही आवेगशीलता को दोष दे सकता है। मुझे नहीं पता कि उसने यह कैसे किया, लेकिन वह किसी तरह उस महाद्वीप को साधना की पवित्र भूमि में बदलने में कामयाब रहा। क्रूर क्रूरता और जहरीली हत्या की तस्वीर की तरह दिखते हुए निंजा देवता ने कहा, आप सही कह रहे हैं जंगली देवता। यह एक साझा दुश्मन से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने का मामला है। हैंगिंग माउंटेन की प्रशिक्षण प्रतियोगिता में हमारे सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली योद्धा को ध्रुव ने मार डाला था, और अब हम दूसरों को हथियार बनाकर उसे और हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माता दोनों को मार डालेंगे। बहुत अच्छा, लॉर्ड क्वेगडॉन ने शून्य में से कहा। हमारे लिए यह बाघ की खाल मांगने जैसा है। हार हो या जीत, सब यहीं खत्म हो जाता है। नॉर्थ स्टार फ्लीट यहाँ लूटपाट और जीत प्राप्त करने आया था। हालांकि हमने उनसे कहा था कि हम मदद की पेशकश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि बाद में वे अपनी बात से मुकर जाएंगे। ड्रैगन सम्राट महाद्वीप पर कब्जा करने के बाद वे क्वेगडॉन महाद्वीप पर भी कब्जा करने आएंगे। देवियों और सज्जनों, मैं जानता हूं कि आप सभी बुद्धिमान और अनुभवी हैं। आप जानते हैं कि योर वाइल्ड्स ग्रह मंडल में जन्मे हर व्यक्ति का एक खास खून होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए मेगाप्लेक्सस हेवन के लोग ईश्वरीय श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करेंगे। लॉर्ड क्वेगडॉन महाद्वीप के 3000 ताओवादी संप्रदायों और लाखों छोटे गुटों पर नियंत्रण रखता था और उसे एक भयानक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। दरअसल हैंगिंग माउंटेन के कई लोग उससे डरते थे। अगर वह न होता तो दानवों में कई गुट ऐसे थे जो बहुत पहले ही क्वेगडॉन महाद्वीप पर हमला करके कब्जा कर लेते, लेकिन वे सिर्फ उनके साथ ही व्यापार करते थे। अब हम क्या करें लॉर्ड क्वेगडॉन? युद्ध देवता ने पूछा। वह एक लंबा विशालकाय व्यक्ति था, कवच पहने हुए। उसके हाथ में एक विशाल युद्ध हथौड़ा था। वह हथौड़ा एक छोटे पहाड़ के आकार का था और तारों भरे आकाश को आसानी से धूल में मिला सकता था। वह महाकाव्य गाथा के 9वें चरण का ड्रैगन भी था, जो अर्धअमर बनने के कगार पर था। क्वेगडॉन कैथेड्रल में 4 मुख्य हॉल थे: निंजा हॉल, ऑनरेकल्स हॉल, विंटर हॉल और वॉरियर्स हॉल। हॉल के सभी स्वामी 9वें चरण के महान ड्रैगन थे। हालांकि पवित्र पुत्री एक अर्धअमर थी और भगवान क्वेगडॉन भी। अब समय आ गया है कि बाघ और भेड़िए एक दूसरे को मार डालें, लॉर्ड क्वेगडॉन ने कहा। उनके शब्दों में एक मुस्कान साफ झलक रही थी। ध्रुव ने ड्रैगन सम्राट महाद्वीप का निर्माण किया था और उसकी माँ हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माँ बहुत समय से इस जगह को अपने बेटे का मंदिर मानती आई है। नॉर्थ स्टार फ्लीट के ड्रैगन सम्राट महाद्वीप की ओर बढ़ने के साथ यह तय है कि वह इसकी रक्षा के लिए आगे आएंगी, और जब लड़ाई शुरू होगी, कौन जाने इसका अंत कैसे होगा। जब 2 बाघ लड़ते हैं तो कम से कम एक घायल हो जाता है। जब सैंड पाइपर और क्लैम लड़ते हैं तो मछुआरे को लाभ होता है। यह एकदम सही योजना है। पवित्र माता फिलहाल हैंगिंग माउंटेन में सबसे ऊंचा शासन करती हैं। उनकी साधना का आधार वर्षों से लगातार पवित्र माता फिलहाल हैंगिंग माउंटेन में सबसे ऊंचा शासन करती हैं। उनकी साधना का आधार वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, इस हद तक कि उन्होंने महान कुलपति मेमथ हेवन को भी अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। अब जब नॉर्थ स्टार कबीले ने हमला कर दिया है तो वह निश्चित रूप से कोई कदम उठाएंगी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से योजना बना रखा हो। बहुत भयानक स्वर में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, देवियों और सज्जनों, आप क्वेगडॉन कैथेड्रल के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली के वाइल्ड्स देवता आप और भी ज्यादा सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ हैं, और 3000 ताओवादी संप्रदाय और 1 लाख छोटे गुट महान संतों की अनंत आपूर्ति प्रदान करेंगे। सत्य को उजागर करने का समय आ गया है। मैंने बहुत पहले ही क्वेगडॉन महाद्वीप के सार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और ऑपरेशन एज्योर हेवंस को लागू करने के लिए तैयार हूं। जब निर्णायक पल आएगा, मैं अपना त्रुप का पत्ता चलाऊंगा और पवित्र माता, महान कुलपति और नॉर्थ स्टार बेड़े सभी का सफाया हो जाएगा, और मैं साधना शक्ति के एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाऊंगा। जब वह अपने एकालाप के अंत तक पहुंचे तो लॉर्ड क्वेगडॉन की आवाज कांपने लगी, मानो पागलपन से कांप रही हो। क्या लॉर्ड क्वेगडॉन, क्या सच में यही आपकी योजना है? वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए।
जवाब में उसने ठंडी खर्राटों वाली आवाज निकाली। ऑपरेशन एज्योर हेवंस मूल रूप से युवराज के लिए था। दुर्भाग्य से वह मारा गया और उसने ध्रुव को राजा अमरवधक का पदक खो दिया। दुर्भाग्य से जब वह सबसे अप्रत्याशित घटना घटी तब मैं एकांतवास में था। युवराज को मारकर ही ध्रुव इतना शक्तिशाली बना था। जल्द ही मैं उसकी मां को पकड़ लूंगा और ध्रुव को राजा अमरवधक का पदक लौटाने के लिए मजबूर करूंगा। मैंने हर चीज की बारीक योजना बना ली है, यहां तक कि नॉर्थ स्टार फ्लीट को यहां तक लाने के लिए भी। जल्द ही आप सभी देखेंगे कि लॉर्ड क्वेकडॉन सब कुछ नियंत्रित करता है। उसके बोलते ही क्वेकडॉन कैथेड्रल की गहराई में एक विशाल मंत्र रचना प्रकट हुई। आओ तुम सब इस मंत्र रचना में प्रवेश करो और अपनी सच्ची ऊर्जा प्राप्त करो। मेरे साथ रहो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम सब जल्द ही अमर हो जाओगे। ऑपरेशन एज्योर हेवंस एक बार फिर दुनिया के सामने आया। युवराज ने इसका इस्तेमाल महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचने के लिए किया था और फिर अपने असहनीय अहंकार में 18 महान ड्रैगन को ध्रुव की हत्या के लिए उकसाया था। अब लॉर्ड क्वेकडॉन ऑपरेशन एज्योर हेवंस का इस्तेमाल हैंगिंग माउंटेन, ड्रैगन सम्राट कॉन्टिनेंट और नॉर्थ स्टार फ्लीट को खत्म करने की कोशिश में कर रहा था। इन ताकतों को आपस में लड़ने और मारने के लिए उकसाए बिना ऐसा कोई तरीका नहीं था कि लॉर्ड क्वेकडॉन, जो आमतौर पर छाया में छिपे रहते थे, कभी भी हैंगिंग माउंटेन से मुकाबला कर सकें। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह बाघ और भेड़िए को एक दूसरे को मारने के लिए उकसाने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही ऑपरेशन एज्योर हेवंस प्रभावी हुआ, पूरा क्वेकडॉन महाद्वीप शून्य में चला गया और योर वाइल्ड्स ग्रह प्रणाली से गायब हो गया। नॉर्थ स्टार फ्लीट के निगरानीकर्ताओं की नजर से यह घटनाक्रम छिपा नहीं रह सका। चाचा, पुल पर खड़े एक नौजवान ने कहा, क्वेकडॉन कॉन्टिनेंट तो बस गायब हो गया। लगता है उन्होंने हमारे बेड़े के आने का अंदाजा लगा लिया और छिप गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्धअमर ने उत्तर दिया। भिक्षु, मंदिर में छिप तो सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। जाहिर है उन्हें गोलीबारी में फंसने का डर है। दुर्भाग्य से हमारा नॉर्थ स्टार बेड़ा जीत और लूटपाट के लिए आया है और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस महाद्वीप पर कब्जा करने के बाद हम क्वेकडॉन महाद्वीप की ओर बढ़ेंगे और उसके आगे तथाकथित हैंगिंग माउंटेन है। गड़गड़ाहट। बेड़ा शून्य में आगे बढ़ा, अंतरिक्षीय तूफानों को जन्म दिया और यहां तक कि अपने रास्ते में आने वाले कुछ छोटे ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों को भी नष्ट कर दिया। ड्रैगन सम्राट महाद्वीप में कहीं अमर बालक ध्यान मग्न था। अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसने आकाश की ओर देखा। उसकी दृष्टि धुंध और बादलों को चीरती हुई ऊपर बेड़े पर पहुंची। दुश्मन का हमला! वह उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। किसी विदेशी धरती से आए लोग, वे जरूर अंधेरे सच्चे शून्य के पार से आए होंगे। प्राचीन जहाज, प्राचीन हथियार और अनेक अर्ध अमर प्राणियों की आभा अमर बालक ध्रुव का प्रतिरूप था और वे मूलतः एक ही व्यक्ति थे। उसकी साधना का आधार 5वें चरण में था, जिससे वह एक प्रकाश राजा ड्रैगन बन गया। हालांकि वह 7वें चरण के विरोधियों को आसानी से हरा सकता था। दुर्भाग्य से आने वाले बेड़े में कई अर्ध अमर थे, जिसका मतलब था कि वे ड्रैगन सम्राट महाद्वीप को आसानी से चूर्ण चूर्ण कर सकते थे। सच में ध्रुव का असली स्वरूप भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। विशाल बेड़ा ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था और ध्रुव का अमर क्लोन अपने भीतर एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति महसूस कर सकता था। बेड़े का सामना करते हुए उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यह शक्ति डार्क ट्रू वॉइड मेगाप्लेक्सस ग्रहमंडल के पार से आई थी और अर्ध अमर की शक्ति से भरी थी, जो ध्रुव के किसी भी पिछले शत्रु से कहीं अधिक थी। क्लोन को पहले ही बड़े खतरे का एहसास हो गया था। जब ध्रुव टाइटन सम्राट एकेडमी में था, उसे एक पूर्वाभास हुआ था कि ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप खतरे में है, क्योंकि यह आक्रमणकारियों के रास्ते में आने वाला पहला स्थान था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि खतरा इतना बड़ा होगा। अमर बच्चे को जैसे ही स्थिति का पता चला, उसने तुरंत यह संदेश अपने असली रूप को भेजा, जो उस समय कोइलिंग आर्क ग्रह प्रणाली की ओर उड़ रहा था। अपने परिवार और घर को खतरे में जानकर ध्रुव ने असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की खोज का विचार तुरंत त्याग दिया। वह पूरी गति से ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की ओर लौट पड़ा और साथ ही हैंगिंग माउंटेन में अपनी मां को एक संदेश भी भेज रहा था। गड़गड़ाहट। बेड़ा ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के ग्रे स्पेस के ठीक बाहर रुका और एक बड़े हमले के लिए दिव्य शक्ति जमा करना शुरू कर दिया। सबसे गहरे जहाज में महल का डेक था, जहां 10 बुजुर्ग बैठे थे। सभी अर्ध अमर थे।
उनमें से सबसे ऊंचे पद वाले ने बैंगनी वस्त्र पहना था और उसकी आंखें बैंगनी ऊर्जा से चमक रही थीं। वह नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो बेड़े का एडमिरल था। उसने पुल पर खड़े अर्ध अमर देवता से कहा, महाद्वीप के ग्रे स्पेस पर हमला करो, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाना, और अंदर घुसने के बाद शासकों को पकड़ना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होगी। पुल पर अर्ध अमर ने संदेश दिया, जब तुम अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करो तो सावधान रहना। तुम्हें महाद्वीप को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है और किसी को भी नहीं मारना है। हालांकि ये लोग केवल चींटियां हैं, फिर भी वे बहुत मूल्यवान हैं। इनमें से हर व्यक्ति बहुत सारा धन है। जी श्रीमान। 100 से अधिक युवा ड्रैगन ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। तभी ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के ग्रे स्पेस में एक लंबी हृष्टपुष्ट आकृति प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि भूत सम्राट यम था, जिसने भयभीत होकर बेड़े की ओर देखा और महाद्वीप को ढकने के लिए ऊर्जा की एक धारा छोड़ी। अचानक भूत सम्राट यम के सामने 2 आकृतियां धुंधली सी दिखाई दी, एक युवक और एक युवती। अपना समय बर्बाद मत करो, युवक बोला। तुम जैसे कमजोर इंसान हमारी तुलना में चींटी के बराबर होंगे। मुझे पता ही नहीं था कि इतने दयनीय लोग भी होते हैं। इन दोनों के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वे खुद को कुलीन और सभ्य मान रहे थे, जिनका पहली बार किसी असभ्य से सामना हुआ हो। मैं मेगा प्लेक्सस ग्रहमंडल में नॉर्थ स्टार कबीले का नॉर्थ स्टार मिथ हूं। यह नॉर्थ स्टार जेड है। वे दोनों भूत सम्राट यम की ओर देखते रहे, मानो उम्मीद कर रहे हो कि वह घुटनों के बल गिरेगा और दया की भीख मांगेगा। तो नॉर्थ स्टार जेड ने कहा, यह यम के नर्क का एक राक्षस है। दुर्भाग्य से इसका नरकीय रक्त बहुत कमजोर है। यह उन कमजोर राक्षसों में से एक होगा। और देखो, वह तो बस एक 8वीं सीढ़ी का महान ड्रैगन है। मुझे लगता है कि इस जैसी जगह का शासक बनने के लिए इतना ही काफी है। योर वाइल्ड्स के खंडहरों में 8वीं सीढ़ी के राक्षस दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ स्टार महाद्वीप में वे बहुतायत में हैं। ठीक है राक्षस, घुटनों के बल बैठो और दया की भीख मांगो। फिर अपना महाद्वीप, उसके सभी लोग और खजाना हमें सौंप दो। इस समय ध्रुव का प्रतिरूप भूत सम्राट यम के सामने प्रकट हुआ। वह अब लगभग हर पहलू में, यहां तक कि अपने आकार और कद काठी में भी ध्रुव जैसा दिखने लगा था। और हालांकि उसका आधार केवल 5वें चरण की साधना थी, फिर भी वह लगभग 7वें चरण जितना ही शक्तिशाली था। ध्रुव ने ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के लिए हजारों राक्षसों की बलि दी थी, और अमर बच्चा उन भूमियों के साथ एक था जिससे उसे स्वर्ग और पृथ्वी से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अमर बालक अपने वास्तविक आत्मज्ञान से लाभ उठा सकता था। ध्रुव वर्तमान में 5वें चरण के महान ड्रैगन के समान प्रबुद्ध था, और उसका देहधारी शरीर उससे भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उसका वास्तविक स्तर केवल दूसरा चरण ही था। यद्यपि वह 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें चरण का ज्ञान प्राप्त करना जारी रख सकता था, फिर भी उसका दैहिक शरीर और साधना आधार दूसरे पर ही रहेगा। हालांकि क्योंकि वे एक ही मन साझा करते थे, इसलिए उसका अमर क्लोन उसके सच्चे आत्मज्ञान से लाभ उठा सकता था। दूसरे शब्दों में, जब तक ध्रुव को उचित ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, तब तक उसका अमर बच्चा उसकी साधना का स्तर बढ़ा सकता है। स्थिति को देखते हुए अमर बालक जानता था कि वह जिम्मेदार है और कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम उसे अपनी मां और अपने असली रूप के आने तक कुछ समय तो चाहिए था। श्रीमान, मैडम, उसने कहा, आप मेगाप्लेक्सस स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? खैर, हम टाइटन सम्राट स्वर्ग द्वारा प्रशासित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुएं का पानी नदी के पानी में नहीं मिलता, तो क्यों ना हम एक दूसरे के मामलों में दखलंदाजी न करें। नॉर्थ स्टार मिथ और नॉर्थ स्टार जेड पहले तो अमर बच्चे को देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर वे हंसने लगे। नॉर्थ स्टार मिथ ने हंसते हुए कहा, तो किसी ने अमर भ्रूण का इस्तेमाल करके एक ऐसा क्लोन बनाया जो पहले से ही 5वें चरण में है। यह तो बहुत प्रभावशाली है। हालांकि इससे तुम कम बेकार नहीं हो जाते। तुम लोगों के पास बस एक ही विकल्प है, नॉर्थ स्टार बेड़े के गुलाम बन जाओ। मौत भी तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति को बंदी बनाने का फैसला करते हैं, तो वह व्यक्ति कभी मरने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी ज्येष्ठ संसद के कुछ सदस्य वहां पहुंचे। भय से कांपते हुए चांसलर सनमून ने कहा, महासागरीय स्वर्ग के मित्रों, हमारा ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप एक छोटा सा स्थान है और आप जैसे विशेषज्ञों के आक्रमण को कभी सहन नहीं कर सकता। क्या हम आपकी प्रजा बनने के लिए सहमत हो जाएं और आप अपने रास्ते चले जाएं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
नॉर्थ स्टार जेड ने कहा। जानो, मजाक कर रहे हो क्या? तुम ऐसे सम्मान के लायक नहीं हो। तुम तो बस गुलाम बनने के लायक हो। मैं तुम्हें 10 सांसें दूंगा ताकि तुम अपना वह दयनीय ग्रे स्पेस खोलकर और पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके हमारा समय और मेहनत बचा सको। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम नाराज हो जाएंगे और तुम सबको मार डालेंगे। खुद ही फैसला करो। विरोध करना बेकार है और इससे सिर्फ बेवजह जनहानि होगी। तुम सबको मार डालेंगे। खुद ही फैसला करो। विरोध करना बेकार है और इससे सिर्फ बेवजह जनहानि होगी। तो तुम कह रहे हो कि तुम हमारा कत्लेआम करने की योजना बना रहे हो? ध्रुव के क्लोन ने चमकती आंखों से कहा। वह जानता था कि अब चालाकी से काम लेने का समय आ गया है। तुम्हारा नरसंहार, हम तुम्हें बचने का रास्ता दे रहे हैं, नॉर्थ स्टार जेड ने कहा। समय खरीदने की कोशिश बंद करो, नॉर्थ स्टार मिथ ने कहा। जाहिर है कि तुम उम्मीद कर रहे हो कि सेना आ जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा असली रूप सामने आएगा? अगर वह आ भी गया तो भी कोई फायदा नहीं होगा। वह बस अपनी जान गंवा रहा होगा। वैसे अगर उसने भागने की कोशिश भी की तो हमारे पास एक गुप्त जादू है जिसका इस्तेमाल हम तुम पर कर सकते हैं ताकि वह छिपने से बच जाए। तुम चाहे कुछ भी करो, हारोगे तो तुम ही, नॉर्थ स्टार जेड ने कहा। या फिर हम यह देखने के लिए इंतजार कर सकते हैं कि उसके पास क्या चालें हैं। वे दोनों ऐसे हंस रहे थे मानो उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। ये क्या था? किसी ने पूछा। अचानक एक दरार खुली और एक युवक बाहर निकला जो गॉड लीजन बैटल रोब पहने हुए था और उसके हाथ में एक लंबा भाला था। ध्रुव का असली स्वरूप आ गया था। ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के साथ अपने रहस्यमय संबंध और एंजेल विंग्स द्वारा प्रदान की गई गति के कारण वह चकाचौंध कर देने वाली गति से शून्य को भेदने में सक्षम हो गया था। नॉर्थ स्टार जेड और नॉर्थ स्टार मिथ पहले तो चौंके, लेकिन ध्रुव को देखने के बाद वे पहले से कहीं अधिक आश्वस्त महसूस करने लगे। आप असली आत्मा हैं, आप तो बस दूसरे दर्जे के हैं। महान ड्रैगन, आप इतने कमजोर कैसे हैं? तुम्हारे अंदर कोई अद्भुत गुप्त शक्ति है, नॉर्थ स्टार मिथ ने कहा। तुम्हारा वंश क्या है? क्या तुम्हारे पास किसी अमर दुनिया से आया कोई युद्ध शरीर है? अभी घुटनों के बल बैठो और हमें 3-3 प्रणाम करो, नॉर्थ स्टार जेड ने आदेश दिया। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपना निजी गुलाम बना लूंगा। अगर तुम्हें बाकी सबके साथ फेंक दिया गया तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। तुम्हें जरूर बेच दिया जाएगा और किसी दूरदराज जगह भेज दिया जाएगा जहां तुम आसानी से मारे जा सकते हो। मेरे साथ रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। वह ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो उसे कीचड़ से निकला हुआ कोई बड़ा मोती मिल गया हो। क्या ऐसा है? ध्रुव ने कहा। नॉर्थ स्टार कबीला है ना? क्या यह वाकई बहुत बड़ा कबीला है? नॉर्थ स्टार जेड हंसी। यह सही है। मेगाप्लेक्सस ग्रहमंडल, नॉर्थ स्टार महाद्वीप, साउथ पैलेस महाद्वीप, वेस्ट गेट महाद्वीप और ईस्ट वॉल महाद्वीप से बना है। इन सब में हमारा नॉर्थ स्टार महाद्वीप सबसे शक्तिशाली है। आपके योरवाइल्ड्स टाइटन सम्राट स्वर्ग की देखरेख वाले ग्रहमंडलों में सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन यूफोरिया के नर्क ने आक्रमण कर दिया और अब आप बिखरे हुए खंडहरों के अलावा कुछ नहीं हैं। आप हमारी तुलना में कहीं भी नहीं ठहर सकते। अगर आप मेरे दास बन जाएं और निष्ठापूर्वक मेरी सेवा करें तो आपको ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होंगी जिनके बारे में आपने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चूंकि ऐसा ही है, मुझे लगता है। बहुत अच्छा। अपने घुटनों पर, नॉर्थ स्टार जेड ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इस धारणा के तहत कि उसने उसे काफी डरा दिया है। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। चूंकि यही हाल है तो लगता है मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। देखते हैं तुम्हारा नॉर्थ स्टार कबीला वाकई इतना मजबूत है या ये सब हवाई है। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही वह आगे की ओर झपटा। चारों ओर से चकाचौंध भरी रोशनी से घिरा हुआ गड़गड़ाहट, उसका भाला विनाशकारी शक्ति से कांप रहा था और उसमें से देव आत्माओं के प्रक्षेपणों से भरा ड्रैगन प्रकाश निकल रहा था। पलक झपकते ही उसके भाले की नोक नॉर्थ स्टार जेड की छाती पर जा लगी। ध्रुव का असली रूप केवल दूसरे चरण का महान ड्रैगन था, लेकिन जब वह पहली बार टाइटन सम्राट एकेडमी में शामिल हुआ था तब भी वह 9वें चरण के ड्रैगन से लड़ने में सक्षम था। बाद में उसने अजेय समाज में साधना सत्र में भाग लिया, जहां उसने अनेक उत्परिवर्ती मनुष्यों से शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया। उसने मृग तृष्णाओं की दुनिया की सभी प्रकार की वस्तुओं का भी अध्ययन किया था। उसके बड़े भाई, एक शक्तिशाली अर्ध अमर विशेषज्ञ, ने उसे उसकी साधना के आधार के बारे में जानकारी दी थी और उसके पास एक ईश्वर का प्रचुर रक्त था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके लगभग 10 करोड़ कण जागृत थे, जिसका अर्थ था कि उसकी एक मुट्ठी का प्रहार
लगभग 10 करोड़ प्राचीन महामैमथों जितना शक्तिशाली था। इन सब के बाद वह ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप पर लौट आया और महीनों तक दुष्ट राक्षसों को बुलाकर उनका वध करता रहा, जिसका उपयोग उसने महाद्वीप को पहले से कहीं अधिक महान बनाने में किया। सच्चाई यह थी कि उसे प्रकाश राजा चरण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था और अब वह स्वर्गीय कार्यचरण पर विचार कर रहा था। एक बार जब उसे उस चरण का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका वास्तविक स्वरूप कोई भी सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उसका अमर बच्चा ऐसा कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके युद्ध कौशल में भारी वृद्धि होगी। अब वह निश्चित रूप से ड्रैगन का वध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। नॉर्थ स्टार मिथ और नॉर्थ स्टार जेड के लिए दुख की बात यह थी कि उनका स्तर बिल्कुल यही था। पूरी बातचीत के दौरान ध्रुव ने अपनी हत्या की मंशा को छुपाए रखा ताकि अंतिम क्षण में अचानक हमला कर सके। इससे पहले कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया कर पाता, नरकीय देवता भाला सीधे नॉर्थ स्टार जेड की छाती में घुस गया। जल्दी से उसने अविश्वास से उस भाले को देखा जो उसकी रक्षात्मक स्वर्गीय ऊर्जा को भेद कर उसके मांसल शरीर में घुस गया था। नॉर्थ स्टार ड्रैगन डोमेन, उसने अचानक कहा और अपनी रक्षा के लिए एक ड्रैगन की सारी शक्तियों का सहारा लिया। तुरंत उसका ड्रैगन डोमेन जलती हुई ज्वालाओं और कड़कती बिजली से भर गया। साथ ही अनगिनत ड्रैगन कणों से एक गो बोर्ड बन गया। बोर्ड के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर गो टुकड़ों का एक समूह था जो उसकी जीवनसार आत्मा से बने थे। उत्तर तारा स्थानांतरण, ड्रैगन अजेयता, दोनों हाथों से राक्षसी देवता के भाले को पकड़कर उसने उसे अपनी छाती से बाहर खींच लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों मीटर लंबा रक्त का छिड़काव हुआ। एक ईश्वर का हाथ। उसके पलटवार का इंतजार किए बिना ध्रुव ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और उसे एक ईश्वर के रक्त से शक्ति प्रदान की। तुरंत हवाएं चीख उठीं और वह धुंधली छायादार आकृतियों से घिर गया। वह प्राचीन काल के किसी विशालकाय देवता जैसा लग रहा था जो दुनिया को नष्ट करने पर तुला हुआ था। एक अमर और शाश्वत देवता जिसके बारे में समय के इतिहास में लिखा जाएगा। जल्दी से उसका प्रहार नॉर्थ स्टार ड्रैगन डोमेन पर हुआ और पूरा क्षेत्र भयंकर आग में बदल गया तथा नष्ट हो गया। एक विशाल मशरूम का बादल उठा जिसके साथ नॉर्थ स्टार जेड की पीड़ा भरी चीख निकली क्योंकि वह राख में तब्दील हो गई थी। पलक झपकते ही 9वें चरण का ड्रैगन लुप्त हो गया। यह एक ईश्वर के हाथ की घातक प्रकृति थी। भिज्जा। उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी ऊर्जा, ड्रैगन कर्ण शक्ति और यहाँ तक कि उसकी मार्शल क्षमताएं भी ध्रुव में समा गईं और उसके नरक अग्नि क्रूसिबल में फेंक दी गईं। संसाधनों के प्रवाह से तीव्र ज्ञानोदय प्राप्त करते ही उसके अंदर एक मधुर गड़गड़ाहट भर गई। अचानक उसे ब्रह्मांड की मूल प्रकृति का बेहतर बोध हुआ और शून्य में दिखाई देने वाली असीम स्वर्गीय क्रियाओं की झलक पाकर उसकी नवजात दिव्यता कांप उठी। जैसे ही उनका ज्ञानोदय 5वें चरण से 6ठे चरण में पहुंचा, उनके अमर पुत्र ने साधना आधार में एक सफलता का अनुभव किया। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु चारों तत्व भड़क उठे और अंतरिक्ष शून्य देव बिजली का प्रकोप हुआ जिसने ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को और भी ऊंचाइयों पर धकेल दिया। पलक झपकते ही महाद्वीप बड़ा, मजबूत और रहस्यमय हो गया। आत्मिक ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो गई और बिजली का तत्व और भी प्रचुर हो गया। जैसे ही बिजली महाद्वीप के पहाड़ों पर गिरी, नया जीवन प्रकट हुआ। सभी तत्वों में बिजली सबसे शक्तिशाली थी, खासकर क्लेश की बिजली। और जब ऐसी बिजली जमीन पर गिरती तो वह प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति प्रदान करती। इस प्रकार अमर बालक के कष्ट से ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को महत्वपूर्ण लाभ हुआ। जैसे ही ध्रुव को स्वर्गीय कार्यचरण का ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉर्थ स्टार मिथ उसे स्तब्ध होकर देखता रहा। काफी देर तक उसे अपने होश में आने में देर नहीं लगी। फिर वह चिल्लाया, तुम नॉर्थ स्टार जेड मर गई? तुमने उसे मार डाला? तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। अब पूरी सृष्टि में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम नीच बर्बर। फिर वह भागने के लिए घूमा। बेशक ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ध्रुव उसे आसानी से भागने दे। उन्होंने एक ईश्वर के हाथ के रहस्यमय पहलू के साथ हाथ बढ़ाया, एक ऐसा कदम जो हजारों विविधताओं से भरा था और एक विशालकाय जानवर की तरह साहसी था। तमाचा। हाथ नॉर्थ स्टार मिथ पर पड़ा और उसका ड्रैगन क्षेत्र फट गया, जिससे उसका चेहरा दर्द और क्रोध से विकृत हो गया। उसने श्राप देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वह नॉर्थ स्टार जेड की तरफ फट गया और राख में बदल गया। उसका सार रक्त और प्राण ऊर्जा हेलफायर क्रूसिबल में सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगी। समय की 10 छोटी सांसों में
2 ड्रैगन नष्ट हो गए। ध्रुव ने पहले भी 8वीं सीढ़ी के बिना सीमा वाले संतों को मार डाला था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने 9वीं सीढ़ी में लोगों को मारा था। ड्रैगन चरण का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वर्गीय क्रियाओं को समझ लेता था तो उसे ऐसी घटनाओं का अनुभव होता था जिनका वर्णन आने वाले युगों तक किया जाता था। साथ ही उनके सार, तत्व, रक्त और प्राण ऊर्जा को ऐसी जानकारी प्राप्त होती थी जिसका वर्णन प्राचीन ड्रैगन गाथाओं में किया जाता था। जाहिर है, ऐसे रक्त में निहित ड्रैगन गाथाएं निम्न स्तरीय महान ड्रैगन के लिए अत्यंत सहायक हो सकती हैं। दरअसल ध्रुव को पहले से ही ऐसा लग रहा था कि वह 7वें ग्रह देव चरण की समझ हासिल कर रहा है। नॉर्थ स्टार जेड और नॉर्थ स्टार मिथ मर चुके हैं। पलक झपकते ही उनकी हत्या कर दी गई। 2. ड्रैगन की मृत्यु से नॉर्थ स्टार बेड़े में काफी हलचल मच गई थी। हालांकि 9वें चरण के महान ड्रैगन कुल में असंख्य थे, फिर भी उनकी हत्या एक बड़ी उत्तेजना थी। नॉर्थ स्टार कबीले के विशेषज्ञ योर वाइल्ड्स के लोगों को कमजोर और असभ्य मानते थे और इसलिए वे कभी भी उन्हें कुलीन लोगों की हत्या करते हुए बर्दाश्त नहीं करते थे। आक्रमण करना, इन बर्बर लोगों का वध करो और उनके नेताओं को मेरे पास लाओ। गड़गड़ाहट ऊर्जा में भारी उतार चढ़ाव आया जब एक अर्धअमर बुजुर्ग प्रकट हुआ जिसका नाम नॉर्थ स्टार सी था, जो नॉर्थ स्टार जेड और नॉर्थ स्टार मिथ का वंश वरिष्ठ था। हालांकि पूरा बेड़ा नॉर्थ स्टार कबीले का था, लेकिन इस तरह के कबीले बहुत विशाल होते थे और उनमें कई वंश परंपराएं होती थीं जो प्रभुत्व के लिए संघर्ष करती थीं। नॉर्थ स्टार जेड और नॉर्थ स्टार मिथ का मारा जाना उनके वंश के लिए एक बड़ी बदनामी थी, जिसने उस वंश के अर्ध अमर विशेषज्ञ को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार एक छोटा अर्ध अमर भी ड्रैगन के किसी आर्षी से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। राशियों को अभी भी नश्वर माना जाता था और उनकी तुलना अमर लोगों से नहीं की जा सकती थी। नॉर्थ स्टार सी बेड़े से निकलकर मृत्यु के देवता की तरह ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। दरअसल उसके पास पहुंचने से पहले ही उसकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव से नीचे की जमीनें चकनाचूर होने का खतरा पैदा हो गया था। उसकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव से नीचे की जमीनें चकनाचूर होने का खतरा पैदा हो गया था। ग्रह स्पेस में मंत्र संरचनाओं को सक्रिय करें, ध्रुव ने आदेश दिया और नीचे अनगिनत साधना विशेषज्ञ ऐसा करने के लिए महाद्वीप के नीचे आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा में डूब गए। तुमने मेरे रिश्तेदारों को मार डाला, तुम दुष्ट प्राणी, इसके लिए तुम सब मरोगे, तुम सब। जैसे ही नॉर्थ स्टार से नीचे उतरा, उसने एक ऐसा प्रहार किया जिससे आकाश भर गया तथा सब कुछ काला हो गया तथा उसने पूरे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को घेर लिया। एक ईश्वर का हाथ, सृष्टि। ध्रुव ने एक गहन युद्ध अनुशासन का अभ्यास किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके माथे में एक ईश्वर का रक्त तेजी से उमड़ पड़ा। सुनहरा शैतान कांप उठा और युद्ध पथ के गहन सत्य उसके सिर में भर गए। अब समय आ गया था कि एक ईश्वर के हाथ की सभी सबसे घातक चालों का आह्वान किया जाए। अब तक एक ईश्वर का हाथ कोई साधारण ऊर्जा कला नहीं रह गया था। यह एक युद्ध विद्या थी जिसे एक ईश्वर के रक्त ने परिष्कृत किया था और स्वर्णिम शैतान ने आशीर्वाद दिया था। इस प्रकार ध्रुव का मन अब इस तकनीक से जुड़े विभिन्न चालों और मुद्राओं से भर गया था। एक ईश्वर का हाथ देवताओं की सेना और सर्वोच्च प्रभु के लिए उपयुक्त था। यह ऐसा कुछ था जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था, पृथ्वी को कुचल सकता था और संसारों का विनाश ला सकता था। गड़गड़ाहट। जब नॉर्थ स्टार सी की मुट्ठी सृष्टि से टकराई तो ध्रुव लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ गईं और फिर नॉर्थ स्टार सी ने धीरे धीरे नीचे उतरना समाप्त किया। आंखों में चमक लिए उसने कहा, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। दरअसल यह उत्कृष्ट था। दूसरे चरण के एक महान ड्रैगन ने मेरे जैसे एक अर्ध अमर के प्रहार का सामना करने में कामयाबी हासिल की और उसे सिर्फ सतही चोटें आईं। मैंने किसी अन्य महान ड्रैगन को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब था कि वह एक अर्ध अमर की एक भी हरकत का सामना नहीं कर सकता था। सृष्टि का उपयोग करने के बावजूद वह घावों से भरा हुआ था और उसका ड्रैगन क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पूरे शरीर में व्याप्त ऊर्जा को निष्क्रिय करने में भी काफी समय लगा। सकारात्मक बात यह थी कि अर्ध अमर की ऊर्जा को नियंत्रण में लाने और उसे उसके हेलफायर क्रूसिबल में भेजने के बाद उसकी रक्त वाहिकाओं और मेरिडियन में काफी सुधार हुआ। एक बार फिर गॉड लीजन पैराडाइज की अनूठी विशेषताएं प्रदर्शित हुईं। जब तक वह मारा नहीं जाता, उस पर किया गया लगभग कोई भी हमला उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता था। यहां तक कि नर्क की सबसे खतरनाक राक्षसी शक्ति भी इसमें शामिल थी।
यद्यपि वह इस समय वास्तव में किसी अर्ध अमर से नहीं लड़ सकता था, लेकिन कम से कम वह तुरंत मारा तो नहीं जाएगा। ऊपर देखते हुए उसने कहा, तो क्या हुआ अगर तुम अर्ध अमर हो? तुम तो बस एक छोटे अर्ध अमर हो, है ना? वह जोर से हंसते हुए ऊपर की ओर उछला और सीधे नॉर्थ स्टार सागर की ओर बढ़ गया। एक ईश्वर के हाथ ने इस बार 3 मुद्राएं अपनाकर सारी धुंध और बादलों को अलग कर दिया। सृजन, विनाश और प्रकृति। इन मुद्राओं में युद्ध पथ के गहन गूढ़ सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहे थे। एक ईश्वर के हस्त में कई अवस्थाएं थीं, लेकिन अभी उसे उनमें से केवल 3 का ही ज्ञान प्राप्त था। अंतिम अवस्था, प्रकृति, वह थी जिसकी समझ उसे पहले ही मिल गई थी जब उसने 9वें चरण के 2 महान ड्रैगन का वध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक ईश्वर के रक्त में वृद्धि हुई थी। प्रकृति की एक चाल ब्रह्मांड को चीर सकती थी, जिससे तुरंत ही अनेकों भविष्यवाणियां प्रकट हो जातीं। भूमिगत जलप्रपात, ज्वालामुखी, बिजली के कुंड और अन्य आकृतियां प्रकट होतीं, फिर एक दूसरे में विलीन होकर प्रकृति की सबसे प्रभावशाली छवि का निर्माण करतीं। यह एक ऐसी छवि थी जो प्राकृतिक दुनिया के सबसे रहस्यमय और अलौकिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थी, जो सभी एक मार्शल मुद्रा में संयुक्त थे। यिन और यांग के परिवर्तनों में स्वर्ग और पृथ्वी के सभी संबंध तथा सूर्य और चंद्रमा का रूपांतरण शामिल था। ध्रुव की हथेली में हजारों चमकते चंद्रमा और जलते हुए सूर्य दिखाई दिए जब वह नॉर्थ स्टार सागर पर उतरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह जंगली इतना ताकतवर है, नॉर्थ स्टार सी ने सोचा। वह अब भी हाल ही में एक छोटा अर्धअमर बना था, लेकिन फिर भी यह कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं थी, और उसने मान लिया था कि ध्रुव की देखभाल करना उसके लिए आसान काम होगा। दुर्भाग्यवश ध्रुव प्रत्येक चाल के साथ और अधिक मजबूत होता जा रहा था, और वह ऐसी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी जिसे एक ही हमले से परास्त किया जा सके। तुम मरना चाहते हो नीच बर्बर? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नॉर्थ स्टार सागर अचानक एक अर्ध अमर की आभा से फट पड़ा और उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा संसार प्रकट हो गया। अपना हाथ लहराते हुए उसने अंतरिक्ष समय में एक चमकदार प्रकाश की किरण भेजी, जिसने ध्रुव के प्राकृतिक रुख को टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्वर्ग को टुकड़े टुकड़े कर दो, नॉर्थ स्टार सी गरजा। उसके पैरों के नीचे अनगिनत मंत्र निर्माण चार्ट दिखाई दिए, जो फैलकर एक विशाल गो बोर्ड का रूप ले चुके थे और ध्रुव और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की ओर नीचे उतरने लगे। ध्रुव के चेहरे पर शांति की झलक थी। वह जानता था कि नॉर्थ स्टार सागर को दूर रखने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता और उस आदमी के मंत्र निर्माण चार्ट ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप से टकरा जाते तो जमीनें बुरी तरह संकट में पड़ जातीं। पहाड़ों और नदियों को उखाड़ फेंको, ध्रुव ने अपने हाथ आगे की ओर लहराते हुए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई नियमों का एक विशाल स्तंभ मंत्र निर्माण चार्ट में उभर आया, जिससे उनकी गति अस्थायी रूप से रुक गई। तुम एक तुच्छ जंगली मुझे मेरी सबसे घातक चालों में से एक का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हो। मैं हैरान हूं। तुम्हारे पास जाहिर है एक अमर लोक से प्राप्त युद्ध शरीर है, और जल्द ही वह मेरा होने वाला है। मेरी लौह रक्त युद्ध ऊर्जा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। स्विशलोहे और रक्त की ऊर्जाएं नॉर्थ स्टारसी के सिर के ऊपर घूम रही थीं, एक विशाल ध्वज का रूप ले रही थीं। साथ ही युद्ध की लपटें मानो ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले रही थीं। जवाब में कई अर्ध अमर अचानक नॉर्थ स्टार बेड़े से उड़ गए। नॉर्थ स्टार सी असल में अपनी लौह रक्त युद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक शानदार स्वर्गीय ऊर्जा कला है, दूसरे शब्दों में एक अमर कौशल। यह सच्ची ऊर्जा और जादुई नियमों का संयोजन करके लौह रक्त युद्ध ध्वज बन जाता है, जो अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति का उत्सर्जन कर सकता है। आमतौर पर यह ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल केवल साथी अर्ध अमर प्राणियों से लड़ने के लिए ही किया जाता है, लेकिन वह असल में इसका इस्तेमाल उस नाजुक जंगली पर कर रहा है। क्या यह वाकई जरूरी है? हाँ, वो दरिंदा किस लेवल का है? वो तो अभी दूसरे ही पड़ाव पर है। दूसरा कदम, महान ड्रैगन एक अर्ध अमर से लड़ रहे हैं और उन्होंने उसे एक स्वर्गीय स्तरीय ऊर्जा कला का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? वह बर्बर निश्चित रूप से एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अमर लोकों में युद्ध शरीर कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके पास तो यही है। हालांकि किसी गुलाम के पास युद्ध शरीर होना एक बड़ी बर्बादी होगी। सबसे अच्छा यही होगा कि उसकी आत्मा को छीन लिया जाए और किसी आत्मा आधिपत्य तकनीक से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया जाए। जाहिर है नॉर्थ स्टार सी यही करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि मेगाप्लेक्सिस ग्रह प्रणाली में भी ऐसा कोई युद्ध पिंड मौजूद है। हम नॉर्थ स्टार सागर को इसे हासिल नहीं करने दे सकते।
हमें इसे हासिल करना ही होगा। अब जाओ, उस दरिंदे को पकड़ो और ध्यान रखना कि उसके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उसे जिंदा पकड़ लो। गड़गड़ाहट। जाहिर है नॉर्थ स्टार सी इस तरह की घटना के लिए तैयार था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग इस शरीर के खोल को चुराना चाहते हो। ये मेरा है। खिलखिलाकर हंसते हुए उसने एक दिव्य चमक बिखेरी, जिसने बेड़े में किसी का भी रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। साथ ही उसने अपना लौह रक्त युद्ध ध्वज लहराया, जिसने ध्रुव और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप दोनों को लपेट लिया। जैसे ही लौह रक्त युद्ध ध्वज फहराया गया, ध्रुव को एहसास हुआ कि वह जीवन मरण के क्षण में है, और इसने उसे पूर्ण भावशून्य शांति की स्थिति में ला दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने देवसेना स्वर्ग को बाहर भेज दिया और उसे इतना बड़ा कर दिया कि उसमें पूरा ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप समा गया। फिर वह बड़ा होने लगा, अपना सिर पीछे की ओर झुकाने लगा और एक प्राचीन विशालकाय जीव की तरह आकाश की ओर क्रोध से उछलने लगा। लौह रक्त युद्ध ध्वज के प्रहार से देवसेना के स्वर्ग की सतह दरकने और टूटने लगी। एक अर्ध अमर की उन्मत्त शक्ति ने लगभग तुरंत ही ध्रुव की असली ऊर्जा को धूल में बदलना शुरू कर दिया। यहां तक कि गॉड लीजन पैराडाइज भी इस स्तर की शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं था। देवसेना स्वर्ग प्रभु की महिमा है। मैं प्रभु हूं और एक ईश्वर की महिमा देवताओं की सेना की रक्षा करती है। उसे चकाचौंध भरा ड्रैगन प्रकाश निकल रहा था, मानो डूबते सूरज की अंतिम चमक हो। दिव्य प्रकाश उसके सिर के ऊपर घूमता हुआ लौह रक्त युद्ध ध्वज का प्रतिरोध करने लगा और अंततः उसकी गति को रोक दिया। धिक्कार है! क्या तुम मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर रहे हो? नॉर्थ स्टारसी ने अपने पैर से नीचे धक्का दिया। गड़गड़ाहट। शून्य तब टूट गया जब एक विशाल मंत्र संरचना प्रकट हुई, जिसने एक विशाल गो बोर्ड का आकार ले लिया। जल्दी से ध्रुव आखिरकार नियंत्रण खो बैठा और पीछे की ओर गिरते हुए उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। एक अमर देवता के हमले के बावजूद अब तक तो वह किसी तरह टिका रहा, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सका। वह बुझने के कगार पर टिमटिमाते तेल के दीपक की तरह था। इस शत्रु का सामना करने के लिए उसकी साधना का स्तर बहुत कम था। इस लड़ाई को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, जंगली, नॉर्थ स्टार सी ने कहा। तुम्हारा शरीर मेरा है और मैं तुम्हारी आत्मा को सबसे भयानक नर्क जैसी यातना सहने के लिए कैद कर दूंगा। उसने लौह रक्त युद्ध ध्वज को पुनः लहराया, जिससे आगे बढ़ते हुए वह पुनः सिकुड़ गया। अब तो पूरी तरह से टूट जाने का समय आ गया है, ध्रुव ने सोचा। ऐसा करके उसने अपने दर्द को दूर करने और गॉड लीजन सील को सक्रिय करने के लिए वन गॉड के सारे रक्त को जलाने की तैयारी की। हाल ही में उसे ज्ञान की एक नई ऊंचाई मिली थी और उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि सील को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने के लिए वन गॉड के रक्त का उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि एक ईश्वर का रक्त अत्यंत मूल्यवान था और वह उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह महानता के नर्क से निकलने के बाद से उसके द्वारा की गई सभी कठिन साधनाओं का प्रतीक था। अगर वह उस रक्त को नष्ट कर देता तो वह फिर से उस स्तर पर पहुंच जाता जहां वह केवल 7वें चरण के महान ड्रैगन से ही लड़ पाता। दुर्भाग्यवश वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अब और नहीं रुक सकता था। पूर्ण ध्यान बनाए रखते हुए वह गंभीर बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसके पीछे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और एक हाथ आगे बढ़ा जो क्रिस्टल या जेड जैसा गोरा था। वह गोरा और पतला था, लेकिन साथ ही किसी भी चीज से ज्यादा स्थिर और उसमें सबसे पूजनीय आदर्श सी आभा थी। जल्दी से हाथ ने सच्ची ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित की, जो जिस किसी चीज को छूती उसे कुचल देती तथा अपने आसपास की हर चीज को अपनी असीम और रहस्यमय शक्ति के कारण विकृत और विकृत कर देती। जब उस जेड जैसे हाथ ने लौह रक्त युद्ध ध्वज को छुआ तो ध्वज नष्ट हो गया। यह शक्ति का कौन सा स्तर था? सतह पर यह कमजोर लग रहा था, लेकिन सच तो यह था कि इसमें शून्य को ध्वस्त करने की शक्ति थी। यह क्या है? नॉर्थ स्टारसी ने अचानक कहा। उसे तुरंत यकीन हो गया कि यह हाथ उसकी अपनी क्षमता से कहीं अधिक है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पीछे हटने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक औरत की आवाज गूंजी। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुमने मेरे बेटे को जंगली कहा? अगर यहाँ कोई जंगली है तो वो तुम हो। एक खूबसूरत युवती प्रकट हुई, मुश्किल से एक किशोरी से ज्यादा। और फिर भी जैसे ही नॉर्थ स्टार सी की नजर उस पर पड़ी, मानो उसने अपनी सारी ऊर्जा पर से नियंत्रण खो दिया हो।
जो उसकी ओर ऐसे दौड़ने लगी जैसे वह कोई ब्लैक होल हो। तुम, एक मामूली अर्ध अमर, मेरे बेटे के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत करते हो? वह कोई और नहीं बल्कि हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माता और ध्रुव की माँ ग्रीनसुरा थीं। उनकी उपस्थिति और आभा से ही उस क्षेत्र का सारा स्थान और समय स्थिर हो गया। सीसी क्रैक, उसका हाथ एक अविचल हथियार था जो भावनाओं, व्यक्तित्व, तर्क और इच्छा को नष्ट कर सकता था। वह अचानक गति में आ गई और उसी क्षण भागते हुए नॉर्थ स्टार सागर के पीछे प्रकट हो गई। नॉर्थ स्टार से घूम गया। उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया और हमला बोल दिया। लौह रक्त युद्ध दांव, 9 स्वर्गों को तबाह करने के लिए एक मुट्ठी। पवित्र माता ने बस आह भरी। तुम, एक मामूली जुगनू, चमकते चांद को भी मात देना चाहते हो? उन्होंने अपनी खुली हथेली से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। तुरंत चरमराहट की आवाजें सुनाई दीं। फिर उसकी हड्डियां कुचलने जैसी चटकने की आवाजें आईं। धरार, उसने अपना हाथ मरोड़कर उसका हाथ उसके धड़ से अलग कर दिया। अच्छा नहीं, उसने सोचा और भागने के लिए मुड़ा। फिर भी उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और अपना पतला हाथ फिर से बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी हथेली से जेड ड्रैगन फूट पड़े, जो चारों दिशाओं में मुड़ते और घूमते रहे। उसका हाथ किसी नारकीय देवता के हाथ जैसा था, जो नॉर्थ स्टार सी के सिर पर जकड़ा हुआ था, जिससे उसका हिलना डुलना नामुमकिन हो गया था। जवाब में वह पीड़ा से चीखा, यह निर्वाण सम्राट गहन स्वर्गीय परम दिव्य देव रूही है। नश्वर संसार में ऐसी ऊर्जा, कला कैसे प्रकट हो सकती है? सुना है तो पता है ना, ये एक ईश्वरीय ऊर्जा कला है। जब पवित्र माँ बोली तो उनकी आवाज धीमी थी। फिर भी उनके मुंह से निकलते ही नॉर्थ स्टार सागर खून और लहू के एक कुंड में पिघल गया। वह मर चुका था, पूरी तरह से मर चुका था। उत्तरी तारा, कबीला, मेगाप्लेक्सस स्वर्ग द्वारा शासित ग्रहमंडल के 4 सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक था, और नॉर्थ स्टार सी एक अर्ध अमर विशेषज्ञ था जो अपने कबीले के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। लेकिन अंत में उसे आसानी से मार दिया गया। पवित्र माता ने उसे एक पौराणिक ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला, निर्वाण सम्राट गहन स्वर्गीय उत्कृष्ट दिव्य देवरूही के साथ काट दिया। यदि नॉर्थ स्टार सी उससे अधिक शक्तिशाली होता तथा उसके पास बेहतर तकनीकें होती, तब भी उसका वही हश्र होता, मृत्यु। ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला। ध्रुव ने सोचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार एक और ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला देख रहा। माँ को यह कैसे मिली? ये तो मेरे नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति जितनी शक्तिशाली नहीं लगती। इसमें परमपिता परमेश्वर की महिमा का अभाव है। अपने भीतर एक ईश्वर के रक्त के प्रभाव के कारण वह अपनी पिछली चोटों से पहले ही उबर चुका था। ध्रुव, जल्दी से इस उत्तरी तारा सागर की शक्ति और जादुई नियमों को आत्मसात कर लो। इनके साथ तुम्हें ज्ञान के एक उच्चतर स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अपनी उंगली के एक इशारे से पवित्र माँ ने उत्तरी तारा सागर की सारी ऊर्जा को प्रकाश के एक छोटे जगमगाते समूह में भेज दिया, जो ध्रुव में प्रवाहित हुआ। ध्रुव के सिर में अपनी आवाज प्रक्षेपित करते हुए उसने कहा, हाँ ध्रुव, मेरी इस ईश्वरीय ऊर्जा कला को निर्वाण सम्राट गहन स्वर्ग उत्कृष्ट दिव्य देवरूही कहा जाता है। जब मैं निराशा और अंधकार के नर्क में थी, तो मुझे एक स्वर्गीय निर्वाण महल का एक खंडित टुकड़ा मिला, जिस पर एक तकनीक का अंश अंकित था। यह पूरा नहीं था, लेकिन मेरे लिए इसे साधना शुरू करने के लिए पर्याप्त था। यह तुम्हारी तकनीक के बराबर नहीं है, ध्रुव। प्राचीन काल में देव श्रेणी की ऊर्जा कलाएं विभिन्न श्रेणियों और श्रेणियों में विभाजित थीं, जैसे कि देवताओं की सेना। और देवताओं की सेना के ऊपर भगवान नामक एक सत्ता विद्यमान है। मुझे ठीक पता नहीं है कि तुम्हारी ऊर्जा कला किस स्तर की है, ध्रुव, लेकिन मेरी कला निश्चित रूप से उससे कमजोर है। खैर, हम इस तरह के मामलों पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी तुम्हें उत्तरी तारा सागर की सारभूत ऊर्जा को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसका उपयोग अपनी ऊर्जा कलाओं को अगले स्तर तक ले जाने के लिए करें। इससे इस बढ़ते संकट से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गया माँ, ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही उसने यह प्रक्रिया शुरू की, सार ऊर्जा और जादुई नियम सक्रिय हो गए और एक ईश्वर के रक्त की 10 नई बूंदें प्रकट हुईं, जिन्हें सुनहरे शैतान ने लालच से अवशोषित कर लिया। पलक झपकते ही ध्रुव एक और सीमा पर पहुंच गया।
उसके भीतर और भी कण जाग उठे और उसे 10 करोड़ के पूरे स्तर पर पहुंचा दिया। वह अपने स्तर में जितना आगे जा सकता था जा चुका था। उसके शरीर में कुल 840 मिलियन प्राणी थे और अब उनमें से लगभग 8वां हिस्सा जागृत था। दुर्भाग्य से इससे वह और भी ज्यादा अड़चन में फंस गया। अपनी साधना के स्तर को महान ड्रैगन स्तर के तीसरे चरण तक बढ़ाए बिना वह और ज्यादा मजबूत नहीं हो पाता। यहां तक कि एक अर्ध अमर की सारभूत ऊर्जा भी इस संबंध में उसकी मदद नहीं कर सकती थी। शुक्र है कि उसे अमर संतान प्राप्त हुई। अपना हाथ हिलाकर उसने अपने क्लोन में अर्ध अमर सार ऊर्जा की एक लहर भेजी, जिससे उसकी ऊर्जा का स्तर आसमान छूने लगा। इसी बीच ध्रुव के मन की आध्यात्मिक दुनिया अचानक खुल गई। पलक झपकते ही उसकी चेतना के सागर में नक्षत्रों का एक जाल प्रकट हो गया। आकाशीय पिंडों का एक आभासी सागर प्रकट हुआ, जो सभी ब्रह्मांड के रहस्यमय नियमों के अनुसार पूरी तरह व्यवस्थित थे। उनमें से हर तारा एक देवात्मा था, जो तारा शक्ति से भरा हुआ था और बस अवशोषित होने का इंतजार कर रहा था। ये वह शक्ति थी जिसका इस्तेमाल किसी ग्रह की कक्षा को नियंत्रित करने या सभी प्रकार के जीवों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। यह महान ड्रैगन स्तर के 7वें चरण ग्रहदेव चरण का ज्ञानोदय था, जो 8वें पौराणिक परिवर्तन सूक्ष्म तारा परिवर्तन का पूरक था। ध्रुव की मानसिक क्षमता के संदर्भ में वह पहले से ही 7वें चरण के महान ड्रैगन थे। हालांकि उनकी साधना का आधार दूसरे चरण में ही अटका हुआ था, लेकिन एक बार जब वे महानता के नर्क में पहुंचे और उसे तोड़ दिया, तो उसके परिणाम स्वर्ग को हिलाकर रख देने वाले और पृथ्वी को तहस नहस कर देने वाले थे। और निस्संदेह चूंकि उन्होंने एक मानसिक सफलता का अनुभव किया था, इसलिए उनका अमर बच्चा एक और वास्तविक सफलता प्राप्त करने में सक्षम था। दिव्य बिजली के गिरने से अमर ऊर्जा से भरपूर एक तेज प्रकाश चमक उठा। हालांकि जब उस विपत्तिपूर्ण बिजली ने अमर बालक पर प्रहार किया, तो उसे केवल लाभ ही हुआ। पलक झपकते ही उसका स्तर फिर बढ़ गया। उसी समय ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप भी मजबूत होता गया और उसका ग्रे स्पेस और भी कठिन होता गया। इस समय ध्रुव की मां ने उसे पूरी तरह साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय दिया था। वह एक अर्ध अमर थी और इसलिए उस समय नॉर्थ स्टार बेड़े को अकेले ही रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था और ध्रुव जानता था कि उसे और मजबूत होने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हालात और भी मुश्किल होने वाले थे और जरा सी भी चूक उसकी मां, महाद्वीप के शैडो और उसकी खुद की जान ले सकती थी। नॉर्थ स्टार फ्लीट एक भयानक बल था और इसमें लड़ने के लिए कई विशेषज्ञ तैयार थे, जिनमें बहुत सारे अर्ध अमर भी शामिल थे। वास्तव में अर्ध अमर का समूह जो अभी अभी लड़ाई में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, अब पवित्र माता और नीचे ध्रुव को ठंडे भाव से देख रहा था तथा अपनी साधना और अपने महाद्वीप पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उनमें से एक आग जैसी जलती आंखों वाला एक लंबा आदमी आगे बढ़ा और बोला, क्या आप हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माता हैं? प्राचीन काल में भी योर वाइल्ड्स महाद्वीप में कोई भी नॉर्थ स्टार महाद्वीप का मुकाबला नहीं कर सकता था और आपका वर्तमान प्रतिरोध भी उतना ही व्यर्थ है। आपने नॉर्थ स्टार सागर को मार डाला और ये हमारे बेड़े के लिए एक बड़ा नुकसान है। आप बर्बर लोग हमें इसकी पूरी कीमत चुकाएंगे। पवित्र माता ने ध्रुव की ओर देखा, फिर पीछे मुड़कर कहा, उत्तरी तारा महाद्वीप मेगाप्लेक्सस स्वर्ग के अधीन है और योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल टाइटन सम्राट स्वर्ग द्वारा शासित है। दोनों ही अमर लोकों की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है जो यह संकेत दे कि हमें युद्ध करना चाहिए। प्राचीन नियमों के अनुसार योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल में प्रवेश करके विजय या लूटपाट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि पुरानी संधियों को तोड़ने के लिए ऊपर का स्वर्ग तुम्हें दंड देगा? एक और अर्ध अमर वृद्ध आगे आया। कितनी धृष्टता! मेगाप्लेक्सस स्वर्ग और टाइटन सम्राट स्वर्ग के बीच अनगिनत वर्षों से अपूरणीय मतभेद रहे हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से दुश्मन बनाता है। आप जैसे बर्बर लोगों से निपटने के लिए हम जो भी जरूरी होगा करेंगे। पवित्र माता हंस पड़ी। जंगली, मुझे यह शब्द खास पसंद नहीं। और क्या यह कोई मजाक था? प्राचीन काल में तुम्हारा मेगाप्लेक्सस ग्रहमंडल योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल के बराबर भी नहीं था। हमने इतने विशेषज्ञ पैदा किए कि गिनती करना मुश्किल है, जिनमें से कोई भी तुम्हारे श्रेष्ठ विशेषज्ञों को कुचल सकता था। दरअसल तुम इतने कमजोर थे कि यूफोरिया के नर्क को रोकने वाली सील तोड़ने के लिए तुम्हें अमर प्राणियों की एक पूरी सेना की बलि देनी पड़ी।
योर वाइल्ड्स महाद्वीप का पतन उन दुष्ट शैतानों की शक्ति ने किया था, न कि तुम लोगों ने। तुम तो बस घटिया षड्यंत्रकारी हो और हमें जंगली कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम सचमुच अशिक्षित और अज्ञानी हो, है ना? नॉर्थ स्टार कबीले के अर्ध अमर बुजुर्गों के चेहरे तुरंत लाल हो गए। उन्हें कैसे अंदाजा हो सकता था कि यह पवित्र माता, जो एक किशोरी से थोड़ी ही ज्यादा दिखती थी, प्राचीन काल के इतने सारे राज जानती होगी? लानत है तुम पर। उसे पकड़ लो। वो इन जंगली जानवरों की अमर देवियों में से एक है, इसलिए घर पर उसकी कीमत जरूर ज्यादा होगी। हम मुनाफा बांट सकते हैं। ठीक है, वह सिर्फ एक ही है और वह हम सबका सामना नहीं कर सकती। हमारा नॉर्थ स्टार बेड़ा जरूर जीतेगा। चलो उसे पकड़कर कबीले के सरदार को दे देते हैं। उसे उसकी प्राण शक्ति और सारभूत ऊर्जा ले लेने दो। उसका उल्लंघन करना परम आनंद होगा। नॉर्थ स्टार स्पिनिंग व्हील फॉर्मेशन को सक्रिय करो। उसे बंद कर दो। ठीक है, सब लोग तुरंत आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और इस जंगली लड़की को झुकने पर मजबूर कर दो। डार्क ट्रू वॉइड को पार करना महंगा पड़ा और हम नॉर्थ स्टार सागर पहले ही हार चुके हैं, लेकिन अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उत्तरी तारा का पहिया विजजदस से ज्यादा अमर देवताओं ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। सारी सृष्टि कांप उठी और सूर्य और